हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज जो है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो है कैबिनेट की बैठक में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। यह फैसला जो है आने वाले एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज करके रख देगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चेंज करके रख देगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत दिनों से ये सीईटी की परीक्षा कराने के लिए जो है प्रपोजल तैयार किया जा रहा था, जिसको आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। आज जो है 19 अगस्त को जो है इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब हम जो है इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या क्या जो है इफेक्ट होगा हमारे आने वाली आगे भर्तियों पर और हमारी तैयारी का इफेक्ट होगा। जैसा कि अभी जो है एजेंसियों क्या कहते हैं, वो सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मेट बना दिया है। तो हम उस फॉर्मेट को सबसे पहले देखें क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, एक एजेंसी का निर्माण किया गया है कि आपका गठन किया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेशनल रिक्रूटमेंट यानी कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था। राष्ट्रीय भर्ती संस्था अब ये करेगी क्या, अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की 20 मेजर एजेंसीज जो है अलग अलग उसमें जो है आपका रिक्रूटमेंट करती हैं। जैसे कि आपका IBPS हो गया, आपका ITBP हो गया, आपका CRPF हो गया, CISF हो गया, आपका UPSC हो गया। ठीक है, तो जी कई ऐसी एजेंसीज हैं जो आपका SSC हो गया। ये ऐसी एजेंसीज हैं जो अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग लेवल पर भर्ती पूरी कराती हैं। तो इन सभी एजेंसीज को पूरा कर जो है सबको समाप्त करके एक एजेंसी बनाई जाएगी, जिसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अभी क्या कहते हैं, कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि आप देख रहे होंगे SSC का एग्जाम हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद पेपर उसका लीक हो गया, फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो है धांधली होने के चांसेस रहते थे। तो इसी को दूर करते हुए कैबिनेट ने जो एक बड़ा फैसला लिया है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका एक बहुत अच्छा फैसला भी साबित हो सकता है अगर अच्छी तरीके से ये लागू हो जाए। देखते हैं तो आगे इसमें क्या है। इसके 10 पॉइंट्स जो है मैंने नोट करके आपको समझाने की कोशिश की है, आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये कोई भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट पे, कैंडिडेट पे क्या करें, अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पेपर जो होगा CET एग्जाम, जैसा कि CET आपको तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सबका जो एक ही टेस्ट होगा कॉमन। ठीक है, आपका जो ग्रुप, जितने भी आपका ग्रुप हैं, यानी कि ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, भाई एक कैटेगरी इसमें शामिल नहीं की गई है। एक कैटेगरी इसमें शामिल नहीं की गई है, उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग ही भर्ती कराएगा, जो कि IAS की वैकेंसी कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले CET एग्जाम विल बी कंडक्ट 2 times in a year। सबसे पहले जाने कि आगे 2 times in a year, तो आपका 6 मंथ में आपकी जो है ये एग्जाम कराए जाएंगे और आपको एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे, चाहे वो एक हो सकता है जुलाई में हो जाए, दूसरा दिसंबर में हो जाए, दिसंबर या जनवरी में हो जाए एग्जाम। तो ये जो है आपका एक साल में 2 बार एग्जाम कराया जाएगा। और ध्यान दें कि 2 बार, जैसे कि आपने जुलाई में इसका टर्म लिया, जुलाई में आपने एग्जाम दिया और जो भी आपका स्कोर आया, आपको विदिन 6 मंथ में आने वाली हर एक वैकेंसी में आप अप्लाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी आपने एक बार एग्जाम दे दिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको अगली बार देने की जरूरत नहीं। आपका जो है इसके आपका दिया गया है कि जी 6 पॉइंट में देखो लिखा हुआ है, स्कोर वैलिड फॉर 3 years पीरियड, यानी कि जो भी आप स्कोर कंटेंट आप ऑब्टेन करेंगे, जो भी आपका स्कोर आएगा वो 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। चाहे आप क्या करेंगे, चाहे आप अगली बार परीक्षा में भी अप्लाई कर दें, वो अपडेट हो जाएगा आपका स्कोर। अगर आपका पहली परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर आ गया है, कि जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि पहली बार ही परीक्षा दी और आपके 90% मार्क्स आ गए और आपको ऐसा लगता है कि 90% मार्क्स बहुत है, हम जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप क्या करें, अगला वाला टेस्ट ना दें। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप अगला टेस्ट, अगर आप चाहते हैं, अगर आपके कितने 50% ही है क्वालिफिकेशन, तो आप क्या करें, अगला टेस्ट भी दे सकते हैं, इसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसे कि जनरली हम लोग देखते हैं तो 40% रहता है। तो हो सकता है कोई क्वालिफाइंग एक स्टेटस रखते हैं कि आपका क्वालिफाइंग मेरिट रखते हैं कि 40% होगा, 40% से ऊपर वाला हर एक एग्जाम में जो है जो भी वैकेंसी निकली हुई उसमें अप्लाई करेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये एग्जाम अभी जो एग्जाम 2 लैंग्वेजेस में होता था, हिंदी और इंग्लिश में।
हिंदी और इंग्लिश में होता था, वो एग्ज़ाम अब 12 भाषाओं में होगा, 12 लैंग्वेजेस में होगा। और कहा गया कि इन्हें और भी अपडेट किया जाएगा, और भी लैंग्वेजेस बढ़ाई जाएंगी जैसा आप चूज करेंगे। और देश की 117 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 117 जिलों में ये एग्ज़ाम क्या होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आपका, जिससे कि अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे कि आपने जो है 1 जनवरी में पेपर दे दिया, अब क्या है कि अब जो है कि आपको 6 मंथ आपको कोई ट्रेवल नहीं करना है, आप सिर्फ मेंस एग्ज़ाम पे फोकस करना है। जो कि अगर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसे कि आपको आपने देखा यूपीटीपीएससी में आपका लोअर पीसी से प्री होता है, मेंस होता है। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार आपका राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के स्कोर को यूज़ करती है, तो वो क्या करेगी कि इसके स्कोर को यूज़ करके प्री परीक्षा वो अपनी मान लेगी और डायरेक्ट क्या कराएगी, मेंस परीक्षा कराएगी। जिसके लिए जो है आपको जो क्या है कि बार बार परीक्षा देने की झंझट से छुटकारा मिलेगा, और बार बार आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आप डिटेल समझ लें कि जैसे कि अब इसमें कई एग्जाम्स हैं। अब अगला चलते हैं, कॉमन रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और उसी रजिस्ट्रेशन से आप बहुत सारी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपका स्कोर और स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब दी जाएगी। उसके बाद सिंगल फीस, आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी पड़ेगी इसमें, और उसके बार बार फीस देने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद आगे, एन एल्गोरिथम विल बी यूज्ड टू द जंबल एंड डोल आउट डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। मैं देखो जो मैंने जो है द हिंदू से जो है आपका पूरा आर्टिकल नोट किया है, तो इसलिए इंग्लिश में नहीं मिला, हिंदी में नहीं मिला, तो हम समझा देते हैं क्या है आखिर कि एन एल्गोरिथम विल बी यूज्ड टू जंबल डॉल। जी क्या है, उन्होंने कहा कि जो आपका एग्जाम होगा सीईटी का, इसमें एक विशेष प्रकार की एल्गोरिथम यूज की जाएगी, जिसमें एक क्वालिटी होगी कि आपका सेम पैटर्न का डिफरेंट क्वेश्चंस को क्रिएट करना। जैसे कि हम बताते हैं कि आपको कि परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आया, तो जिसमें मेरे में जो है आपका 30 डिजिट का यूज किया गया, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा, उसमें 25 डिजिट का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा, लेकिन इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, इन्होंने आगे कहा है कि डिफरेंट क्वेश्चंस क्रिएट करेगा, जिससे कि क्या होगा, सो दैट ईच कैंडिडेट रिसीव डिफरेंट पेपर्स। यानी कि एक क्लासरूम में अगर 100 पीसी लगे हुए हैं, अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और आपका जो ऑनलाइन एग्जाम पर ही अप्लाई करेगा, तो ये समझिए कि अगर 100 पीसी रखे हुए हैं, 100 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, तो आपका 100 बच्चों के पास डिफरेंट टाइप का पेपर जाएगा। यानी कि उन 100 का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो जिससे कि क्या होगा कि आपका जो लोग सामूहिक रूप से नकल कराते हैं एग्जाम में, तो उन पर क्या होगी, नकेल कसी जा सकेगी, जो बहुत अच्छा फैसला है। अगला, स्कोर विल बी जनरेटेड क्विकली। जैसे ही आज अगर आप पेपर देकर आए, तो समझ लीजिए 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जैसे एग्जाम पीरियड समाप्त हो, तुरंत आपका स्कोर जो है आपको मैसेज कर दिया जाएगा, आपका स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद में स्कोर वैलिड फॉर 3 या 3 सालों के लिए। अगर आपने जो है एक बार पेपर दे दिया और जो आपका स्कोर आ गया, तो 3 साल के लिए वैलिड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कि दोबारा उसमें बैठ नहीं सकते। आपने दिया जनवरी में दे दिया, तो आप जुलाई में भी अपेयर हो सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्कोर को क्या करें, इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राइवेट फर्म्स कैन आल्सो यूज द सीईटी स्कोर फॉर देयर रिक्रूटमेंट। सबसे बड़ा इन्होंने पॉइंट रखा है कि हम यह डाटा, यानी कि जो सीईटी का स्कोर है, वो सभी प्राइवेट फर्म्स को उपलब्ध करा देंगे, और अगर वो भी इस डाटा का यूज करके अपने यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयज को रखना चाहते हैं, तो आपका वो भी इस डाटा का यूज कर सकते हैं, स्कोर का यूज कर सकते हैं, और वो भी जो है एक अलग पोर्टल पर अपनी वैकेंसी निकालेंगी, और उसमें बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट के लिए इसी स्कोर कार्ड के साथ में। यानी कि जो सीईटी का आपका स्कोर कार्ड होगा, उसका यूज जो है प्राइवेट फर्म करेंगी और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग रिक्रूट कर सकती हैं। जो सबसे जो है मुझे अच्छा पॉइंट इसमें लगा, जिसमें आपको सरकारी और आपको प्राइवेट दोनों में आपको मिल सकता है, मौका मिल सकता है। अगला, एज लिमिट एंड फीस रिलैक्सेशन नो चेंज।
जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जनरल के लिए अलग एज क्राइटेरिया है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की छूट है और एससी के लिए 5 ईयर की छूट है, तो ये जो है आपकी आगे भी उसी तरीके से जारी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जैसे कि अब सपोज करते हैं कि टायर 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अपीयर, जैसे कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि स्टेनो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होता है, यानी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसमें मेंस एग्जाम ही नहीं होता है, उसमें टायर 1 के बाद में सीधे क्या हो जाता है, आपका प्री एग्जाम होने के बाद में सीधे टाइपिंग टेस्ट होता है। तो अब बच्चे क्या करें, अब जितने भी कैंडिडेट आपका टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, आपका टायर 1 जो क्वालिफाई करेंगे, तो उनके पास डायरेक्ट टाइपिंग टेस्ट में शामिल होने का मौका होगा, क्योंकि उसमें एक एग्जाम होना था और उसमें डायरेक्ट वो क्या देंगे जाकर के, टाइपिंग टेस्ट देंगे जाके। अब या फिर क्या है आपका दूसरा, अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ एक टेस्ट हो रहा है, एक टेस्ट हो रहा है, उसमें आगे चल के फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे कि आपका यूपीपी का एग्जाम है, आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें क्या डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका फिजिकल टेस्ट देंगे जाके, उन्हें जो है कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। अगला, अब बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिनमें आपका मेंस का एग्जाम होता है, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस एसआई जिसे एसएससी सीपीयू कहते हैं, तो उसमें प्री और मेंस 2 होते हैं। तो टायर 1 एग्जाम क्वालिफाइड स्टूडेंट डायरेक्ट मेंस की परीक्षा देंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट जो है मेंस की परीक्षा देंगे आपका। और आप इसे जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझें, क्योंकि आगे आने वाले, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अब टारगेट क्या करना है, सीईटी का एग्जाम टारगेट करना है और अच्छे से अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है। बकाया फिर आपका टाइपिंग आप हारेगी उसमें दे सकते हैं। अब ये नहीं होगी कि अरे यार मैं जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म डालना भूल गया था, नहीं, अब आप सीईटी को टारगेट करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप फिर आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं खुलकर, क्योंकि उसके बीच में आपको कोई पेपर देना नहीं है, जो हो गया तो हो गया। टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी, फिजिकल के टेस्ट की तैयारी करनी, ठीक है, मेंस की तैयारी करनी, यानी कि आपको बहुत सारे झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Such vacancies filled by only a test, then Tier 1 qualified candidate can join directly, ठीक है। तो आप ध्यान दें क्या मसला है कि अगर किसी ने Tier 1 क्वालिफाई किया है और उसके अलावा उसमें कोई उस वैकेंसी के लिए कोई दूसरा एग्जाम नहीं होता है, तो आप ये समझिए कि उसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जा सकती है। जैसे कि आपका अभी मंडी परिषद का एक एग्जाम आया था, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको डायरेक्ट इसी आपका एक ही पेपर होना था, तो आप क्या होगा, यही सीईटी का स्कोर यूज करके डायरेक्ट आपका उसमें एक ही टेस्ट होना, तो डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर ही आपको मिलेगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें एक ही पेपर होता है, सीधे ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो इसीलिए आपकी जिन नई राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी बनी हुई है, तो इसके बारे में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट राष्ट्रीय भर्ती संस्था सिलेबस जारी करेगी, तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपडेट करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको जो है जानकारी यूजफुल लगी है।